हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर में जो कि हमारा 30 डेज 40 मार्क्स टारगेट वाले जो लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं आप लोगों के लिए, जो कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और वो है आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ आपका ये फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ओके, तो आज जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये हम आज जो पढ़ने वाले हैं, ये क्या पढ़ने वाले हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अब देखिए फ्रेंड्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स जो है वो है तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है, बट यहां पर क्या होता है ना, जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं गेट एग्जाम में, वो काइनेमेटिक, जैसे कि आपका फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बाद इस जो हाइड्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट था उसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते थे। ठीक उसी तरह से काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स भी आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं डायनामिक्स से कंपेयर करूं सिलेबस इसका फ्लूइड काइनेमेटिक्स का, मैं पूरा डिस्कस भी करूंगा क्या है कैसा, एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा। तो यहां पर फ्लूइड काइनेमेटिक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, बट कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको ध्यान अगर हम रखेंगे तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स से कोई भी सवाल हम बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 2 से 3 लेक्चर लूंगा आप लोगों को फ्लूइड काइनेमेटिक्स में पढ़ाने के लिए। ठीक है, और उसमें मैं क्या करूंगा, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं डिलीवर कर दूंगा, और इसके अलावा भी मैं जितने न्यूमेरिकल्स है, हो सकता है कि जो भी इसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जो पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर गेट वाले जो क्वेश्चंस हैं, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। जो यहां पर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है फ्लूइड काइनेमेटिक्स के, तो मैं कोशिश करूंगा कि मतलब मेरे कॉन्सेप्ट के थ्रू आप तो लोगों तक जरूर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, जो कि है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब ये तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये तो सभी को पता है। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे सर ये क्या बात हुई, हम तो यार 8 दिन से पढ़ रहे हैं, हमको सबको पता है फ्लूइड मैकेनिक्स है। ठीक है, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आप पूरा थोड़ा समझेंगे तो यहां पर हम क्या करें, पूरे मैकेनिक्स को डील कर रहे हैं, हम लोग फ्लूइड की पूरे मैकेनिक्स पार्ट को डील कर रहे हैं। और जब हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैकेनिक्स जो होता है, ठीक है, अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो वहां पर क्या होता है, एक हमारा होता है स्टैटिक्स, ठीक है, और दूसरा हमारा पार्ट क्या होता है, डायनामिक्स। और जो हमारा डायनामिक्स भी होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक हमारा क्या होता है, एक हमारा पार्ट होता है काइनेटिक्स, और दूसरा होता है काइनेमेटिक्स। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में जो भी पढ़ा, वहां पर हम ये कंसीडर करके चल रहे थे कि वहां पर क्या होता है कि जो हमारा फ्लूइड है वो स्टैटिक कंडीशन पे रहता है, यानी कि रेस्ट कंडीशन पे होता है। ठीक है, तो अगर फ्लूइड हमारे रेस्ट की कंडीशन पर होता है तो वहां पर हम पास्कल लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं, वहां पर हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑन द प्लेन लेमिना के पढ़ते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑन द कर्व लेमिना पढ़ते हैं, हम वहां पर बॉयंसी के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ठीक है, हम वहां पर फ्लोटेशन के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, हम वहां पर जो हमारा वर्टेक्स मोशन है उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे जो गॉज प्रेशर की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं जब फ्लूइड रेस्ट की कंडीशन पर होता है, तो वहां पर जो आइसोबारिक सरफेस है वो कैसे चेंज होता है, वो भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। अगर आप लोगों ने मेरे वो लेक्चर को नहीं देखा तो जाके देखिए, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, नाउ यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अब हम यहां पर इसके काइनेमेटिक्स पार्ट में एंटर कर गए हैं। ठीक है, अभी तक हमारा फ्लूइड रेस्ट की कंडीशन पे था, बट अब यहां पर क्या हो गया, अब यहां पर फ्लूइड फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब अब यहां पर हम क्या करते हैं, जब हम काइनेमेटिक्स पार्ट पर आते हैं तो काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, हम ये मान के चले कि अब यहां पर हमारा फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में नहीं है, अब यहां पर हमारा फ्लूइड जो है वो फ्लो की कंडीशन में है। तो फ्लूइड इज इन द कंडीशन ऑफ फ्लो। ठीक है, अब फ्लूइड हमारा फ्लो की कंडीशन पर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये सवाल पूछूं कि यार जो फ्लो होता है वो होता क्यों है, तो कोई कहेगा सर एक्सटर्नल एजेंट की वजह से हो सकता है, हम फोर्स लगा सकते हैं उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, हमने शियर लगा दिया, एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज में भी मैंने पढ़ाया था कि अगर मैं शियर स्ट्रेस अप्लाई करता हूं तो शियर स्ट्रेस की वजह से या जो शियर फोर्स लगाता हूं उसकी वजह से भी क्या होता है, डिफॉर्मेशन आता है फ्लूइड पे, यानी कि फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी वहां पर हम उसको पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर जो फ्लो होता है ना फ्रेंड्स, वो सिर्फ शियर स्ट्रेस की वजह से या शियर फोर्स की वजह से नहीं हो सकता है। यहां पर जो फ्लो हो सकता है वो बहुत सारे कारणों से हो सकता है। ठीक है, वहां पर एनर्जी डिफरेंस की वजह से भी फ्लो हो सकता है हमारा, वहां पर प्रेशर डिफरेंस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना कि जो हमारा फ्लूइड होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या होता है, फ्लो होता है।
ठीक है, तो चाहे हम गैसेस की बात करें या चाहे हम लिक्विड्स की बात करें, तो अगर मैं कोई फ्लूइड रखा हूं और वहां पर मैं प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट कर देता हूं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर फ्लूइड फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं, हम लोग जब बरसात का मौसम आता है तो न्यूज चैनल में हम लोग देखते हैं ना, मानसून आ रहा है भाई, मानसून आ रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, मानसून आ रहा है। भाई मानसून है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं यार मानसून क्या होता है, मैं एकदम फिजिकल सिग्निफिकेंस पे बात कर रहा हूं, इसमें तो मैं आऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, बट अभी मैं नॉलेज पॉइंट के लिए आपसे पूछ रहा हूं कि हम बोलते हैं भाई मानसून आ रहा है, तो भाई ये मानसून आ रहा है, तो ये मानसून कौन है? मेरे चाचा का लड़का तो है नहीं ना मानसून, ठीक है। मानसून एक्चुअली में हवाएं होती हैं, दे आर दी एयर। अगर मैं मानसून बोलूं तो मानसून क्या है? मानसून आर एयर्स। अगर मैं एयर कहूं तो दिस इज अ फ्लूइड, मतलब मानसून्स आर एक्चुअली द फ्लूइड्स व्हिच आर फ्लोइंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टू अस, ठीक है, तभी हम कह रहे हैं ना भाई मानसून आ रहा है। अब मानसून आता क्यों है ना, मानसून आता क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जहां पर ये हवाएं होती है वहां पर हाई प्रेशर रीजन होता है, और जहां पर गर्मी होती है, गर्मी के बाद ही मानसून क्यों आता है, कभी ठंड के बाद मानसून क्यों नहीं आता? क्योंकि गर्मी में क्या होता है फ्रेंड्स, की जो प्रेशर होता है, एयर क्या होती है? एक्सपेंड होती है, गर्म होकर एयर क्या होती है? एक्सपेंड होती है, और जब भी एयर एक्सपेंड होती है तो उसका प्रेशर क्या होता है? उसका प्रेशर घटता है, ठीक है, उसका प्रेशर घटता है तो वहां पर क्या होता है? एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है। अब ये एकदम सडन नहीं होता है फ्रेंड्स कि एक दिन एकदम तेज धूप पड़ गई तो तुरंत हो गया, एक्सपेंड हो गया, ये एक स्लो प्रोसेस रहता है। नेचर में जो भी कुछ होता है वो एकदम स्लो प्रोसेस होता है। तो कई महीनों की जब गर्मी पड़ती है तो उस पूरे रीजन पे जहां पर भी गर्मी पड़ रही है वहां पर क्या हो जाता है? एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है। तो मेरा कुल मिला के मतलब ये है कि यहां पर कुछ हवाएं हैं जिसका कुछ प्रेशर है, यहां पर एक लो प्रेशर रीजन हो गया जहां का प्रेशर P2 है, मान लीजिए यहां का प्रेशर P1 है, तो यहां पर क्या हो गया? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। यही जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है तो वहां पर क्या होता है कि जैसी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है तो फ्लूइड फ्लो करना चालू हो जाता है, और यही फ्लूइड क्या है? हमारा एयर है, जिसे हम क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं, ठीक है। तो ये एकदम जनरलाइज्ड एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बट आप ये समझिए कि जब भी फ्लूइड फ्लो होगा आपका, ठीक है, आप पाइप लगाते हैं, आप पाइप लगा देते हैं, उसके बाद पाइप को जैसे आप ऑन करते हैं तो वहां पर क्या होता है? पाइप के थ्रू आपकी बहुत हाई वेलोसिटी से पानी निकलती है, वहां पर कुछ प्रेशर होता है, उसके बाद वो क्या होता है? फ्लो होकर एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है। पढ़ते हैं वाटर हैमर का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट कुल मिला के अभी आप यहां रखिए कि अभी हमने क्या पढ़ा रहे थे, अभी हम जो हाइड्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे थे, अब यहां हम फ्लूइड फ्लो की कंडीशन पर एंटर कर चुके हैं, और यही जो फ्लूइड फ्लो का कंडीशन को हम पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड काइनेमैटिक्स में हम पढ़ेंगे द फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड काइनेमैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फ्लूइड काइनेमैटिक्स में हम पढ़ते हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड, ठीक है। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं कहना चाहिए, यहां पर एक कॉन्सेप्ट कहना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि हमने अभी कहा तो जरूर कि हम फ्लो ऑफ फ्लूइड को पढ़ते हैं, लेकिन काइनेमैटिक्स पार्ट में क्या होता है ना, उस फ्लो के रीजन को, ठीक है, हम उसके पीछे का जो रीजन है उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते, या ठीक है, या फिर हम नहीं करते, मेरे को ये ज्यादा टेक्निकली सही वर्ड ये है कि हम इसे नहीं करते, ठीक है। तो यहां पर फ्लो के दौरान कॉज ऑफ मोशन is not studied, ठीक है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है? अगर फ्लूइड का मोशन हो रहा है तो फ्लूइड के मोशन के पीछे का जो कारण है हमको उससे कोई मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ ये मतलब होता है कि यहां पर फ्लूइड फ्लो होना चाहिए, ठीक है। अब इसके पीछे फोर्स लग रहा हो या एनर्जी डिफरेंस लग रहा हो या प्रेशर डिफरेंस लग रहा हो, ये सारी चीजें हम लोग कहां पे पढ़ते हैं? ये सारी चीजें हम लोग डायनामिक्स पार्ट में पढ़ते हैं, और वो चीजें भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर हम किस में एंटर कर गए? हम यहां पर फ्लूइड काइनेमैटिक्स में एंटर कर गए हैं। फ्लूइड काइनेमैटिक्स में हम फ्लो ऑफ फ्लूइड को पढ़ते हैं, बट हम इसके कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करते हैं। अब काइनेमैटिक्स में जो आज का लेक्चर है वहां पर मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा? मैं आप लोगों को यह पढ़ाऊंगा कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम फ्लूइड काइनेमैटिक्स के किस अप्रोच को फॉलो करते हैं, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो क्या क्या होता है, और उसके अलावा मैं आप लोगों को आज कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में भी समझाऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के लास्ट तक तो जरूर रहना, तभी आप कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा चीज आज पढ़ाने का। ओके, चलिए, तो अब यहां पर हम लिखते हैं फिर से हमारा टॉपिक जो है हमारा फ्लूइड काइनेमैटिक्स, ठीक है। अब फ्लूइड काइनेमैटिक्स को फ्रेंड्स सॉल्व करने के लिए अगर मैं यहां पर कॉज ऑफ मोशन को नहीं देख रहा हूं, मतलब हम यहां पर क्या करेंगे? इनकी वेलोसिटी एनालिसिस करते हैं, हम इसके एक्सेलरेशन की एनालिसिस करते हैं। तो यहां पर जो फ्लूइड काइनेमैटिक्स है इसको दो अप्रोच से सॉल्व किया जाता है। चलिए मैं भी आप लोगों को बता देता हूं,
दो अप्रोच यहां पर हमारे लगते हैं इसको स्टडी करने के लिए। ठीक है, यहां पर मेरे टोटल कितने अप्रोच लग रहे हैं? दो अप्रोच लग रहे हैं। इसको मैं समझाता हूं अच्छे से। एक आपका होता है लैग्रेंजियंस अप्रोच, लैग्रेंजियंस अप्रोच, और दूसरा आपका क्या होता है? यूलर्स अप्रोच। ये आपका क्या होता है? यूलर्स अप्रोच। ठीक है, ओके। चलिए अब यहां पर हमको समझना है कि दोनों दोनों अप्रोचेस में हम किस चीज को डील कर रहे हैं और यहां पर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं यहां पर किसको लेके चलता हूं? सबसे पहले मैं यहां पर लेके चल रहा हूं लैग्रेंजियंस अप्रोच को। तो व्हाट इज लैग्रेंजियंस अप्रोच? तो यहां पर क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब भी हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स में लैग्रेंजियंस अप्रोच की बात करते हैं तो लैग्रेंजियंस अप्रोच में क्या होता है, हम किसी सिंगल फ्लूइड पार्टिकल्स के फ्लो की एनालिसिस करते हैं। तो यहां पर अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा इन दिस approach the flow of single fluid particle is analyzed। ठीक है, मतलब यहां पर क्या हुआ, देखिए यहां पर लैग्रेंजियंस अप्रोच में मैं क्या कर रहा हूं, लैग्रेंजियंस अप्रोच में अगर मैं किसी फ्लो की एनालिसिस कर रहा हूं, फ्लो की एनालिसिस यानी कि जैसे मान लीजिए मैं वेलोसिटी एनालिसिस कर रहा हूं, मैं फ्लूइड की एक्सेलरेशन एनालिसिस कर रहा हूं, मैं उसके रोटेशनल कंपोनेंट के बारे में जानना चाहता हूं, तो ये सारे एनालिसिस में किसके लिए कर रहा हूं? मैं पूरे फ्लूइड में सिंगल पार्टिकल के लिए कंसिडर कर रहा हूं। तो अगर मैं यहां पर किसी सिंगल पार्टिकल के लिए इस अप्रोच को फॉलो करता हूं तो ये मेरा किस टाइप का अप्रोच हो जाता है? ये मेरा एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हो जाता है। ये कैसा अप्रोच हो जाता है? इट बिकम्स अ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब आप बोलेंगे सर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्यों? अरे भाई आप समझिए, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्यों बोला? क्योंकि अगर मैं सिंगल पार्टिकल की बात कर रहा हूं फ्लूइड पर, तो सिंगल पार्टिकल का मतलब यह हुआ कि वहां पर मैं सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल एटम को स्टडी करूंगा। अगर मैं उसके सिंगल पार्टिकल या फिर सिंगल मॉलिक्यूल या एटम को स्टडी करूंगा तो मुझे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके उसको देखना पड़ेगा कि फ्लो के दौरान उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वेलोसिटी पे जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके एक्सेलरेशन पे जो चेंजेस आ रहे हैं, वो किस टाइप से आ रहे हैं, ये मेरे को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस में आप लोगों को समझाना चाहूं, अगर मैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझाना चाहूं तो आप क्या करेंगे? देखिए मान लीजिए कि कहीं फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, आप लोग देखते होंगे, आपने बचपन में खेला भी होगा। तो अगर आपका कहीं फ्लूइड फ्लो हो रहा है और आप क्या करते हैं, एक छोटी सी प्लास्टिक बॉल लेते हैं, क्या करते हैं, एकदम छोटी सी प्लास्टिक बॉल लेते हैं और आप उसको उस फ्लूइड पे डाल देते हैं। कब? जब फ्लूइड फ्लो हो रहा हो। तो अब आप क्या करेंगे, आप उसमें आसानी से देख पाएंगे कि जो बॉल है वो जैसे जैसे फ्लूइड मेरा फ्लो हो रहा है, आप उस बॉल की क्या करते हैं, उस मोशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उस टाइप का जो अप्रोच है, ठीक वैसा ही, मतलब एग्जैक्टली टेक्निकली इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि मैं एक सिंगल पार्टिकल की कह रहा हूं, सिंगल पार्टिकल बहुत छोटा होगा, बट एक विजुअलाइजेशन के लिए मैं समझा रहा हूं कि फ्लो के दौरान क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई स्मॉल छोटा सा बॉल है, आप उसको फ्लो के दौरान किसी भी फ्लूइड के फ्लो में उसको आप उसमें डाल दीजिए, तो वो क्या होगा, फ्लो होता जाएगा, उसके साथ फ्लो होता जाएगा। तो आप जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस करेंगे, उसकी रोटेशनल कंपोनेंट की एनालिसिस करेंगे, तो वो मेरा किस अप्रोच में आ जाएगा, वो मेरा किस में आ जाएगा, लैग्रेंजियंस अप्रोच में आ जाएगा। ठीक है, नाउ लैग्रेंजियंस अप्रोच मैं आपको एक दिन मैं पढ़ा रहा था कि जब हम फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं तो उसको कौन करते हैं, उसको वैज्ञानिक करते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट लोग जनरली क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं। ठीक है, लेकिन इंजीनियर्स क्या करते हैं, इंजीनियर्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, मतलब बड़े लेवल पे बात करते हैं। ठीक है, बड़े लेवल का मतलब ये नहीं कि ज्ञान ज्यादा हो गया, बड़े लेवल का मतलब हम एज अ होल यूनिट, एज अ होल सिस्टम हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज की स्टडी करते हैं। अब यहां पर लैग्रेंजियंस अप्रोच में क्या होता है ना फ्रेंड्स, अगर मैं इसको आइडल केस के लिए मान के चलूं कि अगर आपको लैग्रेंजियंस अप्रोच को फॉलो करना ही है तो बेटर ये होता है कि अगर जो भी फ्लूइड, ठीक है, जो भी फ्लूइड की जो डेंसिटी अगर बहुत कम हो तो इट इज जनरली प्रिफर्ड फॉर लो डेंसिटी। मतलब अगर मैं एकदम लो डेंसिटी, ठीक है, अगर मैं एकदम लो डेंसिटी फ्लूइड के फ्लो की एनालिसिस करना चाहता हूं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो ये लैग्रेंजियंस अप्रोच होता है वो क्या होता है, वो कारगर होता है, वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए जरूरी है सीखना, वो लैग्रेंजियंस अप्रोच नहीं है। द मेन थिंग इज द यूलर्स अप्रोच। ठीक है,
अब यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर तो हम सिंगल फ्लूइड पार्टिकल की फ्लो एनालिसिस कर रहे थे। यहां पर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग एक कंट्रोल वॉल्यूम डिसाइड करते हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम डिसाइड करते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, कंट्रोल वॉल्यूम डिसाइड कर रहा हूं। कंट्रोल वॉल्यूम बिल्कुल एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की तरह आप एज्यूम कर सकते हैं, जिस पर हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस कंट्रोल वॉल्यूम पे क्या होगा, इस कंट्रोल वॉल्यूम पे मैं क्या करूंगा, मैं जो भी अपनी फ्लो एनालिसिस करूंगा, मैं जो भी अपनी फ्लो की एनालिसिस करूंगा वो किस पर करूंगा, मैं जो भी अपनी फ्लो की एनालिसिस है वो इस कंट्रोल वॉल्यूम पर करूंगा। ठीक है, अब अगर मैंने कोई कंट्रोल वॉल्यूम कंसीडर किया है, मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक कंट्रोल वॉल्यूम कंसीडर कर लिया, ये मान लीजिए मेरा एक कंट्रोल वॉल्यूम है जहां पर फ्लूइड मेरा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। मान लीजिए यहां पर एक इनपुट है, मान लीजिए फ्लूइड यहां पर इन हो रहा है और यहां से मेरा आउटलेट हो रहा है। ठीक है, यहां से मेरा इनलेट हो रहा है, यहां पे मेरा आउटलेट हो रहा है। तो अगर मैं यहां पर फ्लूइड की बात कर रहा हूं तो यहां पर क्या होगा, बहुत सारा फ्लूइड पार्टिकल्स को मैं कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, बहुत सारा फ्लूइड पार्टिकल्स को मैं कंसीडर कर रहा हूं। अब हो सकता है कि किसी यहां पर मान लीजिए कि अगर मैं इस पूरे कंट्रोल वॉल्यूम का वेलोसिटी एनालिसिस कर रहा हूं, बट जरूरी तो नहीं है कि अगर मैं इस पूरे कंट्रोल वॉल्यूम का एनालिसिस कर रहा हूं तो सेम उसका इसके बराबर हो या इस फ्लूइड पार्टिकल के बराबर हो। कुछ अलग अलग हो सकता है, कुछ अलग अलग हो सकता है। बट यहां पर क्या होता है, मैं ये मान के चलता हूं कि जो भी मेरा फ्लो एनालिसिस इस पूरे कंट्रोल वॉल्यूम के लिए है वो सारे फ्लूइड पार्टिकल्स के लिए एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम वो उसके लिए वैलिड है। ठीक है, देखिए फिर ध्यान से समझिए, फिर ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर मैं सिंगल फ्लूइड पार्टिकल्स को स्टडी कर रहा था। ठीक है, बट यहां पर मैंने क्या कहा, यहां पर मैं जब लो डेंसिटी फ्लूइड्स के बारे में, जब मैं लो डेंसिटी का फ्लो एनालिसिस करूंगा देन इट विल बी अ सिग्निफिकेंट वैल्यू। बट अगर मैं यहां पर इसकी एनालिसिस करना चाहता हूं तो यहां पर क्या होता है कि मैं पूरा कंट्रोल वॉल्यूम एज्यूम करके चलता हूं और उस कंट्रोल वॉल्यूम में एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम मैं उसकी फ्लो एनालिसिस करता हूं और मैं ये मान के चलता हूं कि वो फ्लो एनालिसिस जो है वो सारे फ्लूइड पार्टिकल जो इस कंट्रोल वॉल्यूम पर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर थे वो सबके लिए ये जो इक्वेशन था वो क्या था, वैलिड था। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा अप्रोच हो गया, ये मेरा क्या हो गया, यूलर्स अप्रोच हो गया। तो जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम यूलर्स अप्रोच करते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो सिंपल सा ऐसा कर लेते हैं भाई, मैं एक पाइप ले लेता हूं। मैं क्या ले लेता हूं, मैं एक पाइप ले लेता हूं। ठीक है, मैं एक पाइप ले लेता हूं। ठीक है, ये एक पाइप है मेरा। ठीक है, ये लो भाई, ये मेरा एक पाइप है। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां से मैं एक सिंगल पॉइंट के बारे में एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है, यहां से एक सिंगल पॉइंट ऑफ फ्लूइड है, ये बाहर निकल रहा है, अब इसकी मैं फ्लो एनालिसिस कर रहा हूं, इसकी मैं फ्लो एनालिसिस कर लिया। लो भाई, मतलब मैं यहां पर पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है लेकिन मेरे को फ्लूइड से कोई मतलब नहीं, मेरे को बस उसके एक सिंगल पार्टिकल से मतलब है जो यहां से बाहर निकला और मैं उस पर फ्लो एनालिसिस कर दिया। तो मान के चलो कि ये क्या है, लैग्रेंजियन अप्रोच है। अब यही चीज को मैं क्या कर रहा हूं, यही चीज को मैं यहां पर एक पूरा यहां पर क्या कर रहा हूं, पूरा एक फ्लूइड के लिए, यहां पर इतने ये जो फ्लूइड है यहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स है, इसके लिए मैं यहां पर स्टडी कर दे रहा हूं। तो यहां पर ये वाली जो स्टडी है ये क्या कहला जाएगी, मेरी यूलर्स अप्रोच कहला जाएगी। यही मेरी क्या कहला जाएगी, यूलर्स अप्रोच कहला जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक हुआ मेरा, ये बिल्कुल बेसिक हुआ कि हम लोग जो भी एनालिसिस करेंगे, जो भी हम लोग वेलोसिटी एनालिसिस करेंगे, एक्सेलरेशन एनालिसिस करेंगे, जो भी इक्वेशंस हम फॉर्म करेंगे, सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, वोर्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रीमलाइंस फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे वो किस बेसिस पढ़ेंगे, यूलर्स अप्रोच पर पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर तो हमको ये तो समझ में आ गया, ठीक है, कि भाई फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा है और कौन सा अप्रोच हम फॉलो करने वाले हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहां पर, तो वो ये आती है कि हमारे जो टाइप्स ऑफ फ्लो है वो कितने टाइप्स के। तो यहां पर हम करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो इन फ्लूइड काइनेमेटिक्स, टाइप्स ऑफ फ्लो इन फ्लूइड काइनेमेटिक्स, टाइप्स ऑफ फ्लो इन फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है, चलो अब हम यहां पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो इन फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो यहां पर जो सबसे पहला टाइप जो फ्लो का हम पढ़ते हैं, सबसे पहला टाइप का वो हम क्या पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। अब ये बहुत ध्यान से पढ़ेंगे मुझसे, क्योंकि यहां पर क्या होता है ना, पता नहीं क्यों पर आप लोगों को बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, मैं जब कॉलेज लेवल पे भी पढ़ाता था ना फ्रेंड्स, जब मैं कॉलेज लेवल पे भी पढ़ाता था तो वहां पर मैं
भिलाई में पढ़ाता था इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहां पर क्या था ना फ्रेंड्स, ये मैं 4th सेमेस्टर में सिविल एंड मैकेनिकल 3rd सेमेस्टर में मैं इसको पढ़ाता था। तो यहां पर ना बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते थे, वो कंफ्यूज हो जाते थे स्टडी और यूनिफॉर्म में। मैं स्टडी बोलता था तो भी उनको एक ही चीज लगती थी, मैं यूनिफॉर्म बोलता था तो भी उनको एक ही चीज लगता था। लेकिन स्टडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो जो कि मैं पढ़ाऊंगा उसमें जमीन आसमान का फर्क है, तो थोड़ा सा समझिएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, अब चलिए यहां पर मैं लिखवाता हूं। सबसे पहले तो मैं इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूं। ठीक है, a flow is said to be steady flow. A flow is said to be steady flow if the property of the fluid does not changes with respect to time for a single point। थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैंने क्या लिखा। मैंने ये लिखा कि एक फ्लो को मैं स्टेडी फ्लो तभी बोलूंगा जब उसकी प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब उसकी प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या होगी, चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग द फ्लो। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर क्या हो रहा है कि मेरा फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब फ्लूइड जो मेरा फ्लो हो रहा है तो हो सकता है कि एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम तक हम क्या करेंगे, उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। अगर कुछ समय के बाद भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उस फ्लो की वेलोसिटी, फ्लो की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हो रही है, तो हम उसको क्या कर देंगे, स्टेडी फ्लो कह देंगे। चलिए मैं इसको और थोड़ा क्लियरली समझाता हूं। मैं यहां पर एक क्या करता हूं, मैं यहां पर एक कंटेनर जैसा बना रहा हूं। ठीक है, ये लो। ठीक है, यहां पर मेरा कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, यहां पर मैंने 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, ये जो फ्लूइड का जो हेड है, मैं इस हेड को क्या मान के चलता हूं, H मान के चलता हूं। और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसका ये जो फ्लूइड है इसके हेड को मैंने कांस्टेंट किया, मतलब मैं ऊपर से भी क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं फ्लूइड यहां पर रखा हूं, मतलब मैं फ्लूइड यहां पे डाले ही जा रहा हूं। ठीक है, मतलब ये हेड मेरा क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा समझिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर यहां पर ये फ्लूइड और ये इसकी ओपनिंग है, तो यहां पर क्या होगा कि फ्लूइड जो है यहां से बाहर आएगा। फ्लूइड क्या होगा, यहां से बाहर आएगा कि नहीं आएगा, बाहर आ जाएगा। ये फ्लूइड मेरा यहां से बाहर आ रहा है। ठीक है, यहां से इनपुट है, यहां से आउटलेट है, इनलेट है और आउटलेट है। ठीक है, और इनलेट ऐसा है कि आपका हेड क्या है, कांस्टेंट है। नाउ अगर मैं इस फ्लो को स्टेडी फ्लो कहना चाहता हूं, तो मैं ये कहूंगा कि फ्लो के दौरान जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है विथ रिस्पेक्ट टू अ सिंगल पॉइंट, ठीक है, तो dp बाई dt एट पॉइंट 1 ये क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। बहुत ध्यान से समझिए, यहां पर क्या हो रहा है, फ्लो के दौरान मान लीजिए कि यहां पर मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। अब यहां पर एक्चुअली क्या होता है, यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। जब भी हम फ्लूइड काइनेमैटिक्स में फ्लो की बात करेंगे तो वहां पर जो प्रॉपर्टी को हम डील करेंगे, तो द मेन प्रॉपर्टी इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। कौन सी जो मेन प्रॉपर्टी है वो होगी मेरी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो यहां पर अगर मैं बोलूं, तो अगर ये पॉइंट 1 को मैं बात कर रहा हूं, तो पॉइंट 1 में क्या हो रहा है, विद एट अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए क्या हो रहा है, यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, पॉइंट 1 पर जो वेलोसिटी है, यहां पर जो भी वेलोसिटी है, मान लीजिए कि मैं ये v मान लेता हूं, यहां पर मैं v1 मान लेता हूं, यहां पर मैं मान लेता हूं v2, तो v1 जो है वो चेंज नहीं हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, आप बोलेंगे नहीं सर v2 तो v1 से ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर एरिया ज्यादा है। ठीक है, मैं यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बात कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलर फ्लो फील्ड पर बात नहीं कर रहा। ठीक है, मैं एक रीजन के लिए बात नहीं कर रहा, मैं एक पॉइंट के लिए बात कर रहा हूं। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और प्रॉपर्टी भी क्या है यहां पर, वेलोसिटी, तो वो मेरा क्या फ्लो कहलाएगा, वो फ्लो मेरा स्टेडी फ्लो कहलाएगा। ठीक है, और अगर यहां पर मैं क्या करूं, इस हेड को हटा दूं, चलो मैं इस हेड को क्या कर देता हूं, हटा देता हूं। ये लो मैंने हेड हटा दिया। अब ये जो मैंने इनपुट है वो देना कम कर दिया, तो यहां पर क्या होगा, ये हेड डिक्रीज होता जाएगा, ये हेड क्या होगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो अगर ये हेड कांस्टेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे इस पॉइंट पर क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होते जाएगी। मतलब जैसे जैसे टाइम मेरा स्पेंड होता जाएगा वेलोसिटी भी कम होती जाएगी। यानी कि इस पॉइंट पर अगर हेड इज नॉट कांस्टेंट, इफ हेड इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूं, जरूरी नहीं कि हर बार ये चीज पॉसिबल है।
ठीक है, अगर इस एग्जांपल पे हेड मेरा कांस्टेंट नहीं है तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या होगी, ये जीरो नहीं होगी। और जब ये जीरो नहीं होगी तो ये फ्लो मेरा क्या कहला जाएगा, ये फ्लो मेरा अदरवाइज अनस्टेडी फ्लो कहला जाएगा। ठीक है, ये मेरा फ्लो क्या कहला जाएगा, अनस्टेडी फ्लो कहला जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। मतलब स्टेडी फ्लो की अगर मैं बात करूं तो स्टेडी फ्लो में बस इतना ध्यान रखना है कि एक फ्लो तभी स्टेडी फ्लो कहलाता है जब उसकी प्रॉपर्टी फ्लो के दौरान किसी सिंगल पॉइंट पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती है। ठीक है, अगर चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, वो अनस्टेडी फ्लो कहला जाएगा। ठीक है, नाउ चलिए, अगर ये आपको समझ में आ गया तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज आता है इसी में टाइप्स ऑफ फ्लो में, वही मेरा क्या आता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। चलो भाई, अब ये यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या है, चलिए इसको भी समझते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, देखिए अगर फ्लो के दौरान थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, शांति से बैठ जाइए, एकदम 2 मिनट सांस लीजिए, 2 मिनट वीडियो पॉज कर लीजिए। अभी आपने सीखा, क्या सीखा, स्टेडी फ्लो के बारे में सीखा। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी या मैं कहूं जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हो रही है। यहां पर क्या होता है, अगर आपकी फ्लूइड प्रॉपर्टी, यहां पर प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी, तो सिंपल भाषा में कहूं तो अगर आपकी फ्लूइड की वेलोसिटी एक स्पेस कोऑर्डिनेट पर चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, अगर स्पेस कोऑर्डिनेट पर चेंज होती जा रही है तो वो मेरा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। और अगर इस पर्टिकुलर स्पेस कोऑर्डिनेट पर अगर फ्लूइड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द फ्लो चेंज नहीं हो रही है तो वो मेरा यूनिफॉर्म फ्लो कहलाता है। चलिए इसको मैं पहले लिख देता हूं, द फ्लो इज सेड टू बी यूनिफॉर्म फ्लो if the velocity of the fluid, अब यहां पर मैं क्लियर प्रॉपर्टी कौन सी है, वेलोसिटी को ही मैं डिनोट कर रहा हूं। if the velocity of fluid does not change with respect to the space coordinates, क्या मतलब हुआ इसका, इसको भी अगर फिजिकल अदरवाइज लिख देता हूं, अदरवाइज नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने ये डेफिनेशन लिखा है तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म फ्लो होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। चलिए मैं समझाता हूं बहुत अच्छे से इसको समझाता हूं, यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, अब यार इसका मतलब क्या हुआ, चलिए मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। सबसे अच्छा तरीका है कि मैं इसको डायग्राम के थ्रू ही समझाता हूं। ठीक है, मेरे पास एक कंटेनर है, बिल्कुल वैसा ही मैं बना देता हूं। ठीक है, ये लो भाई, मैंने इसको ऐसा बना दिया। फिर से यहां पर मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं आपके, पॉइंट 1, पॉइंट 2। ठीक है, चलो यहां पर मैं फिर से फ्लूइड फिल कर देता हूं। ये मेरा फ्लूइड है, हेड कांस्टेंट है मेरा। ठीक है, ये लो भी मैंने इसका हेड को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर भी फ्लूइड आपका फ्लो होगा तो यहां से आउटलेट होगा, बाहर जाएगा, फ्लूइड आपका बाहर जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो फ्लो है वो यूनिफॉर्म फ्लो हो इस कंडीशन के लिए, तो यहां पर जो वेलोसिटी एट पॉइंट 1 होना चाहिए वो वेलोसिटी एट पॉइंट 2 होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी फॉर अ पर्टिकुलर स्पेस कोऑर्डिनेट, अगर मैं स्पेस कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो मेरे पास टोटल कितने स्पेस कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 स्पेस कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड। अगर मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, फ्लूइड का जो फ्लो डायरेक्शन वो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट पे है, तो थ्रू आउट दिस स्पेस कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पे उसकी वेलोसिटी या फिर मैं कहूं उसकी प्रॉपर्टी में फ्लो के दौरान कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, तभी वो मेरा क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो कहलाएगा। तो यहां पर अगर मैं इस चीज के सिग्निफिकेंस को समझना चाहूं तो यहां पर वेलोसिटी दोनों पॉइंट्स की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब यहां पर थोड़ा सा इस एग्जांपल को देखिए, इस एग्जांपल में क्या आपको कहीं से भी लग रहा है कि ये दोनों की वेलोसिटी सेम होगी? इसको मैं अच्छे से क्लियर बना देता हूं। तो यहां पर क्या इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पर जो इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो कम है, और यहां पर इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लीजिए कि ये कोई इर्रेगुलर पाइप है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर क्या होगा, अगर एरिया यहां पर कम है और एरिया यहां पर ज्यादा है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्ज
कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्ज से मैं क्या जानता हूं, डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। और फ्लो के दौरान अगर मैं सिंगल पाइप की बात करूं तो डिस्चार्ज की वैल्यू क्या होती है, डिस्चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, यानी कि A1 V1 मेरा क्या होता है, A2 V2 होगा। तो अगर एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, अगर एरिया कम होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो यहां पर देखिए, यहां पर कहां पर एरिया कम है, यहां पर एरिया कम है, तो वेलोसिटी जो 1 की होगी वो ग्रेटर किससे होगी, वेलोसिटी ऑफ 2 से होगी, ठीक है। तो इस केस में क्या है, भले आपका हेड कांस्टेंट रहे या आपका हेड कांस्टेंट ना भी रहे, उस केस में क्या होगा, आपका ये जो फ्लो है वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा। अगर ये डायग्राम आपको दे देता है और आपसे पूछता है कि भाई हेड मैंने कांस्टेंट रखा है, सब कुछ बढ़िया है यहां पर, लेकिन ये जो पाइप है ये इररेगुलर शेप है, तो ये कैसा है, ये एक एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल है आपका, ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का एग्जांपल है, ठीक है। अब अगर मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा क्या करता हूं, रेक्टिफाई कर देता हूं यूनिफॉर्म फ्लो के लिए, तो देखिए वो क्या हो जाएगा। ये लीजिए, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या कर दे रहा हूं, फ्लूइड कर दे रहा हूं, यहां पर इसके हेड को मैं क्या कर दे रहा हूं, कांस्टेंट कर दे रहा हूं। 2 पॉइंट्स को मैं कंसीडर कर रहा हूं, 1 और 2, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं हेड को कांस्टेंट रख रहा हूं, यहां पर अगर मैं हेड को कांस्टेंट रख रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, थ्योरेटिकल वेलोसिटी √2gh, यहां पर भी कितनी होगी, √2gh, या फिर अगर इसको मैं लिख देता हूं v1, इसको मैं क्या लिख देता हूं, v2, ठीक है। तो इन दोनों केस में क्या हो रहा है, इस केस में अब क्या हो रहा है, जो फ्लूइड यहां से बाहर निकल रहा है, ये जो फ्लूइड यहां से जो बाहर आ रहा है, इस फ्लूइड की दोनों पॉइंट पर क्या है, वेलोसिटी सेम है। तो ये जो मेरा फ्लो का जो एग्जांपल होगा, ये फ्लो का एग्जांपल क्या होगा मेरा, ये मेरा होगा यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करिए और देखिए, ठीक है। अब अगर मैं इसको इन डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूंगा, डिफरेंशियल फॉर्म में, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट, ये क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, फॉर व्हाट, फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। अगर ये 0 नहीं होगी, ठीक है, अगर ये 0 नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर आप इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं, वेलोसिटी के टर्म्स में क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो लो भाई मैं वेलोसिटी के टर्म में भी लिख लेता हूं। तो यहां पर मेरे को ये लिखना पड़ेगा कि dv/dx इज इक्वल टू dv/dy इज इक्वल टू dv/dz, ठीक है। ये मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किसके लिए 0 होना चाहिए, मेरा फॉर यूनिफॉर्म फ्लो के लिए ये 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आपका आता है कंप्रेसिबल फ्लो एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। चलिए ये तो इजी है, ये तो आई होप आपको समझ पता ही होगा, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। कंप्रेसिबल फ्लो और इनकंप्रेसिबल फ्लो, क्या होता है कंप्रेसिबल फ्लो एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। देखिए फ्लो के दौरान सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फ्लो के दौरान अगर डेंसिटी फ्लूइड की चेंज नहीं हो रही है तो वो जो फ्लो मेरा कहलाता है वो मेरा इनकंप्रेसिबल फ्लो कहलाता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा इफ ड्यूरिंग द फ्लो, इफ ड्यूरिंग द फ्लो, if the density of fluid does not change, then the flow is said to be incompressible flow, ठीक है। क्या लिखा मैंने, अगर फ्लो के दौरान मेरे फ्लूइड की डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है तो वही मेरा क्या कहलाता है, वही मेरा इनकंप्रेसिबल फ्लो कहलाता है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज ये हो जाएगा, अदरवाइज का क्या मतलब है, अगर डेंसिटी मेरी चेंज हो रही है फ्लो के दौरान तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबल फ्लो हो जाएगा,
कंप्रेसिबल फ्लो हो जाएगा। अब इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट्स होता है, क्योंकि मैंने कमेंट में देखा था एक स्टूडेंट थे जिन्होंने बोला था कि सर कंप्रेसिबल का मतलब डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा ब्लंडर मत करिएगा आप लोग। भाई कंप्रेसिबल कहां से आया है? कंप्रेसिबल का मतलब ये जो कंप्रेस हो सक रहा है। अगर मैं किसी चीज को कंप्रेस कर सकता हूं तो मैं उसकी डेंसिटी को चेंज कर सकता हूं। ठीक है, देखिए मैं बहुत अच्छा बताता हूं। हमारे पास सिलेंडर होता है, घर में सिलेंडर होता है, ऐसे करके सिलेंडर होता है। इस सिलेंडर में हम लोग क्या डालते हैं? इस सिलेंडर में हम लोग गैस डालते हैं। वो गैस कौन सा होता है? वो गैस हमारा मीथेन होता है, जो कुकिंग पर्पस के लिए काम आता है। अब ये जो गैस मीथेन का जो हम अंदर डालते हैं वो क्या गैसियस फॉर्म में होता है? नहीं, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब लिक्विड फॉर्म में होता है। अब यहां पर बच्चे वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट लगाने लग जाते हैं, सर वॉल्यूम सेम होगा, अलग होगा, प्रेशर कितना होगा। ये सब आप लोग ज्यादा ध्यान मत सोचिए। आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर क्या था, जब ओपन एटमॉस्फेयर में था मीथेन तो वो गैसियस फॉर्म में था। अब यहां पर मैंने क्या किया, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई किया, और वहां पर मैंने क्या किया, गैस को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर आप लोग बोलेंगे सर लेकिन जब हम लोग गैस चूल्हा जलाते हैं तो गैस के फॉर्म में ही निकलता है। अरे भाई, तो फ्लो हो रहा है ना। आपका जो वायर है जो आपके बर्नर तक जा रहा है, ठीक है, आपके बर्नर तक जा रहा है, तो बर्नर तक जाते टाइम क्या हो रहा है? वो फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, वो जैसे ही फ्लो होता है तो फ्लो के दौरान क्या होता है? वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट पर चला जाता है, और जब वो गैसियस स्टेट पर जाता है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो इस टाइप का जो फ्लो होता है हमारा, वो क्या कहलाता है? कंप्रेसिबल फ्लो कहलाता है, इनकंप्रेसिबल नहीं कहलाता। इनकंप्रेसिबल का मतलब होता है जो कंप्रेस ना हो सके। अब कौन सा ऐसा फ्लूइड है जो कंप्रेस नहीं हो सकता? सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके पास, वाटर कंप्रेस नहीं हो सकता। अगर वाटर कंप्रेस होता तो मैं इस 1 लीटर के बोतल में 50 लीटर पानी ठूस देता, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। ये 1 लीटर का बोतल है, इसमें 1 लीटर पानी ही आएगा। इससे ज्यादा मैं पानी डालने की कोशिश करूंगा तो क्या करेगा? पानी इसको क्रश कर देगा, मतलब फाड़ देगा। समझ में आ रहा है? पानी में इतनी ताकत होती है ना फ्रेंड्स कि वो तो स्टील कंटेनर्स, जो हमारे स्टील कंटेनर्स होते हैं उनको तक ब्रेक कर देता है। आप कितना भी मजबूत ला दीजिए, ठीक है ना, बहुत मजबूत आप टाइटेनियम का, और ये सब एवेंजर्स में देखते होंगे टाइटेनियम का बना हुआ है, शील्ड वो सब भी ला दीजिए, पानी उसको भी फाड़ देगा। ठीक है, तो जो लिक्विड्स होते हैं हमारे, जनरली जो लिक्विड्स होते हैं हमारे, ठीक है, लिक्विड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं। क्या होते हैं? इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं। और जो हमारे गैसेस होते हैं, मैं जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूं, ठीक है, जनरली जो हमारे गैसेस होते हैं वो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, 3 टाइप्स के फ्लो हमने पढ़ लिए, स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो, इनकंप्रेसिबल फ्लो। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या आता है? वो हमारे पास आता है लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, चलो इसको भी डील कर लेते हैं। ये लो भाई, ठीक है, देखिए इस पर तो पूरा का पूरा एक चैप्टर ही बसा हुआ है। ठीक है, इस पर तो पूरा का पूरा एक चैप्टर है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया भी था पहले लेक्चर में, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, कि जब लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो को मैं पढ़ाऊंगा तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में उसका एक छोटा सा पार्ट आएगा। ठीक है, उसको मैं वहां पर समझा दूंगा बेसिक्स में, लेकिन जो एकदम डिटेल में हम लोग जब इसको पढ़ाई करेंगे तो अलग से इसको पूरे एक चैप्टर के तौर पर तैयारी करेंगे, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो अगर मैं एकदम बेसिक में कहूं कि लेमिनार फ्लो क्या होता है, ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका फ्लूइड क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। अब फ्लूइड में क्या होता है? पार्टिकल्स है, फ्लूइड भी तो पार्टिकल से ही बना है। ठीक है, अब फ्लूइड में क्या होता है? आपस में लेयर भी होते हैं। तो चलो भाई मैं क्या करता हूं, यहाँ पे फ्लूइड की बात कर लेता हूं। इसको मैं लिखवाने से ज्यादा इसको मैं समझाने पे गौर करता हूं कि मान लीजिए आपके पास लेयर है फ्लूइड। अब यहां पर फ्लो के दौरान क्या हो रहा है? मान लीजिए कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो है आपका, मान लीजिए ऐसा कुछ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये है आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, अगर फ्लो के दौरान जो फ्लूइड पार्टिकल्स है वो बहुत अच्छे से फ्लो कर रहा है, वो दूसरे फ्लूइड पार्टिकल्स के पाथ को क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है, वो किसी भी तरह का एडिस फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, ठीक है, वहां पर किसी भी तरह का जो एनर्जी लॉस है वो नहीं हो रहा है, तो उस टाइप के जो फ्लो को हम पढ़ते हैं वही फ्लो मेरा क्या कहला जाता है? वही फ्लो मेरा लेमिनार फ्लो कहला जाता है। ठीक है, मतलब यहां पर मान लीजिए कि कोई फ्लूइड पार्टिकल है। अब ये फ्लूइड पार्टिकल आराम से अपनी स्ट्रीम लाइन पर फ्लो हो रहा है। ठीक है, जो ये लेयर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल फ्लो हो रही हैं।
तो यहां पर क्या हो रहा है कि मान लीजिए क्योंकि फ्लूइड पार्टिकल यहां पर है और कोई फ्लूइड पार्टिकल सेकंड लेयर पे है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की वेलोसिटी को इंटरक्रॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब स्मूथ फ्लो हो रहा है, कोई भी पार्टिकल क्या हो रहा है एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, क्योंकि क्रॉस करेगा तो क्या होगा, इंटर एटॉमिक या इंटरमोलिकुलर कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो एडिस फॉर्मेशन होगा, उसमें एनर्जी लॉस होगा, ठीक है, जो फ्रिक्शन का बात करते हैं, जो विस्कोसिटी की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, बहुत स्मूथली क्या हो रहा है कि फ्लूइड लेयर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर पैरेलली क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। तो इस टाइप का जो मोशन होता है वही मेरा क्या कहलाता है, वही मेरा लेमिनार फ्लो कहलाता है, वही मेरा क्या कहलाता है, लेमिनार फ्लो कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी को मैं उल्टा कर दूं, मैं कह दूं कि भाई फ्लूइड जो पार्टिकल्स है वो प्रॉपरली स्ट्रीम डायरेक्शन पे फ्लो नहीं हो रहा है, एक दूसरे के पाथ को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, जिगजैग मोशन हो रहा है फ्लूइड का, ठीक है, जिगजैग मोशन हो रहा है, एडिस फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, लॉस इन एनर्जीज है, तो वहां पर वो जो फ्लो कहलाता है वो क्या कहलाता है, मेरा टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एकदम बेसिकली लिखना चाहूं, बेसिक्स में लिखना चाहूं, तो फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो इन, अगर मैं लेमिनार फ्लो की बात कर रहा हूं, फ्लो इन प्रॉपर स्ट्रीमलाइन, ठीक है। अब ये स्ट्रीमलाइन क्या होता है, अब आप बोलेंगे सर ये स्ट्रीमलाइन क्या होता है, सब पढ़ाऊंगा मैं, पेशेंस रखिए, अभी आप बस समझते जाइए, एक एक करके लिखते जाइए, ठीक है, ठीक है। नो टू फ्लूइड पार्टिकल्स, ठीक है, नो टू फ्लूइड पार्टिकल्स, ठीक है, crosses each other during the flow, during flow, ठीक है। फ्लूइड लेयर्स, इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, फ्लूइड लेयर जो होता है आपका, फ्लूइड लेयर्स है ना, फ्लो पैरेलली, ठीक है, पैरेलली टू ईच अदर, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर रहा हूं, आप लोग इसको जब नोट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो अच्छे से लिख लीजिएगा, पैरेलली टू ईच अदर, ठीक है। नो एडिस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, नो एडिस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। और अगर एडिस फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब होगा एकदम माइन्यूट लेवल पे होगा, ऐसा नहीं कि एकदम लेमिनार है तो वहां बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं उसको इजी समझाने के लिए आप लोगों को इतना बोल रहा हूं, ठीक है। तो अगर एडिस फॉर्मेशन नहीं होगा तो लेस एनर्जी लॉस, ठीक है, ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं होगा, बहुत कम एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। तो ये सब किस में होता है, ये सब किस में होता है, लेमिनार फ्लो में होता है। अब जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, जस्ट ये सबका उल्टा कर दीजिए, यहां पर जो फ्लूइड पार्टिकल होता है वो प्रॉपर स्ट्रीमलाइन में फ्लो ना होके कैसे होता है, जिगजैग मोशन करता है, ठीक है, बहुत सारे इंटर एटॉमिक कोलिजन होते हैं, यहां पर एडिस फॉर्मेशन होता है, और क्या होता है आपका, लॉस ऑफ एनर्जी होता है। तो लॉस ऑफ एनर्जी और ये सब जब हम पढ़ते हैं तो वो किसमें हम पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं टर्बुलेंट फ्लो में, ठीक है। अब यहां पर कोई फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट है, इसको पढ़ाने के लिए एक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, इसको भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन ऑन दी नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। तो ये एक नंबर होता है, रेनॉल्ड्स नंबर होता है, ये क्या होता है, रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स का, चिंता मत करिए एकदम डिटेल में डिस्कस करूंगा, बोल रहा हूं ना, डेरिवेशन तक करूंगा इसका, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर के थ्रू क्या करते हैं हम, यहां पर लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में हम सीखते हैं, मुझे पता है आपको इसके बारे में नॉलेज होगा, लेकिन मैं प्रॉपर डिस्कस करूंगा। और फ्लूइड मैकेनिक्स में सिर्फ एक ही ऐसा कांस्टेंट नहीं है जो यूज होता है, फ्रॉड्स नंबर होता है, वेबर्स नंबर होता है, ऐसे करके 3-4 आपके कांस्टेंट्स होते हैं जो यूज होते हैं, ठीक है, वो सब भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी बस इतना समझ लीजिए कि कोई फ्लो आपका लेमिनार है या टर्बुलेंट है, इसके लिए एक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, उसे हम कैलकुलेट करते हैं और उस बेसिस पर हम फ्लो को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका फिफ्थ पार्ट आता है, आपका जो फिफ्थ है आपका, वो क्या होता है, वन डायमेंशनल फ्लो, वन डायमेंशनल। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना सब इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, देखिए जब मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना, अभी मैं आप लोगों को इसके बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ाऊंगा, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में इसका यूज होगा। तो वन डायमेंशनल फ्लो, ठीक है, टू डायमेंशनल फ्लो, और उसके बाद क्या आता है आपका थ्री डायमेंशनल फ्लो, इसको भी अब हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। चलो भाई अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, वन डायमेंशनल फ्लो, टू डायमेंशनल फ्लो, थ्री डायमेंशनल फ्लो, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है ना फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या होता है, मैं एकदम इजी भाषा में आपको बताता हूं, बहुत इजीली मैं आपको बताता हूं। जब भी हम किसी भी फ्लो फील्ड की बात करते हैं, किसी भी फ्लो फील्ड की वेलोसिटी को जब हम डिनोट करते हैं फॉर अ फ्लो फील्ड, ठीक है, फॉर अ फ्लो फील्ड, ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी को डिफाइन करना चाहता हूं तो वेलोसिटी को मैं कैसे डिफाइन करता हूं, ui प्लस वीजे प्लस डब्ल्यू के कैप, इस टाइप से मैं क्या करता हूं, इसको डिनोट करता हूं,
इसको मैं क्या करता हूं, डिनोट करता हूं। ठीक है, नाउ ये जो UVW है ये रिस्पेक्टिव वेलोसिटी के जो पैरामीटर होते हैं इन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड जेड डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में क्या होता है, ये डिफाइन होता है। ठीक है, अगर आपकी वेलोसिटी, अगर यहां पर फ्लो फील्ड के केस में, अगर आपकी फ्लो फील्ड के केस में आपकी अगर जो वेलोसिटी है वो सिंगल कोऑर्डिनेट और टाइम डिपेंडेंट है, मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर आपकी वेलोसिटी जो है वो सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड टाइम है, या फिर मैं कह सकता हूं वो फंक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड टाइम है, या फिर मैं कह सकता हूं फंक्शन ऑफ जेड एक्सिस एंड टाइम है। ठीक है, तो यहां पर जो इस टाइप का फ्लो फील्ड में डिफाइन करना चाह रहा हूं, देखिए फ्लो फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहां पर ये तीनों एक्सिस के लिए डिफाइन कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ किसी एक एक्सिस और टाइम पैरामीटर के लिए डिफाइन करूं, देखिए हमेशा याद रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि स्पेस में हम कुछ भी चीजों को जब डिफाइन करते हैं तो 3 डायमेंशंस प्लस एक टाइम वाला डायमेंशन को भी हम वहां पर रिलेट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी में टाइम डायमेंशन को ऐड नहीं करूंगा, अगर मैं उस लेवल पे आपको नहीं समझाऊंगा, तो एक्सेलरेशन को आप कैसे समझेंगे? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चाहे वो किसी भी एक्सिस पर हो रहा हो। तो यहां पर अगर मैं वेलोसिटी को लिख रहा हूं फंक्शन ऑफ अ सिंगल स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम, अब वो सिंगल स्पेस कोऑर्डिनेट आपका एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है, जेड एक्सिस भी हो सकता है, इंसान ने तो इतना ही खोजा है। ठीक है, तो ये जो मेरा होगा, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा वन डायमेंशनल फ्लो, ये मेरा क्या होगा, वन डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, अगर मेरा वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा टी है, या फिर मेरा फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा जेड कॉमा टी है, या फिर मेरा फंक्शन ऑफ वाई कॉमा जेड कॉमा टी है, तो इस केस में जो मेरा फ्लो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, टू डायमेंशनल फ्लो कहलाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर टू डायमेंशनल में 3 पैरामीटर क्यों है? भाई टाइम का पैरामीटर तो ऐड होगा ही होगा, बिना टाइम का पैरामीटर के लिए आप वेलोसिटी कैसे डिफाइन कर लोगे? अगर टाइम का पैरामीटर ही नहीं होगा तो आप वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करोगे? आप वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हो? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो भले किसी भी डायरेक्शन पर वो हो रहा हो, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे भी समझ में आ रहा है, बट जब तक आप टाइम पैरामीटर नहीं डिसाइड करोगे आप वेलोसिटी को डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर टाइम पैरामीटर है। ठीक है, जो यहां पर ये वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल की मैं बात कर रहा हूं, ये रिलेटेड टू स्पेस कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका वन डायमेंशनल फ्लो हो गया, ये टू डायमेंशनल फ्लो हो गया, और तीसरा जो ये होगा, ठीक है, अगर ये मैं ऐसे लिख रहा हूं एक्स वाई जेड एंड टाइप पैरामीटर, तो ये मेरा क्या हो गया, 3 डायमेंशनल फ्लो हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ मेरा टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, चलो भाई, अब यहां पर जो मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, अब मैं जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो आपसे बहुत ज्यादा पूछता है। चलो ऐसे कर देता हूं, अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, क्या होता है भाई ये कंटिन्यूटी इक्वेशन, कैसे मैं डिफाइन कर सकता हूं इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। कंटिन्यूटी जो इक्वेशन होता है ना, वो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लो रेट होता है। क्या बोला मैंने, फिर से समझ लीजिए। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो इक्वेशन होता है वो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लो रेट है। चलिए मैं समझता हूं, इसको मैं पहले लिख देता हूं। इट इज द इक्वेशन, इट इज द इक्वेशन विच, कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होता है वो आपका इट इज द, इट इज द विच इज डिफाइंड एज द, ठीक है, एज द कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड, मास फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका सिंपल सा भी आप समझिए कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है। ठीक है, देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं एक्चुअली हो क्या रहा है। यहां पर मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में पढ़ाया।
ठीक है, मेरा स्टडी फ्लो है, मेरा अनस्टडी फ्लो है, यूनिफॉर्म फ्लो है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, कंप्रेसिबल फ्लो है, इनकंप्रेसिबल फ्लो है, लेमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, 1 डायमेंशनल फ्लो है, 2 डायमेंशनल फ्लो है, 3 डायमेंशनल फ्लो है। लेकिन भाई फ्लो होना भी तो जरूरी है। टाइप्स ऑफ फ्लो तो मैं तब पढ़ूंगा ना जब मेरा फ्लूइड फ्लो होगा, और मेरा फ्लूइड फ्लो होना चाहिए, उसके लिए मैं किस इक्वेशन को डिफाइन करना चाहूंगा। भाई देखिए, हम नदी से पानी पीते हैं, ठीक है, तो भाई नदी से पानी पीते हैं, अच्छी बात है, नदी में हमको मिनरल मिलता है, पर नदी का मतलब क्या हुआ, बहता हुआ पानी। वो पानी बहेगा ही नहीं तो नदी कैसे बनेगा, वो नदी नहीं बनेगा तो समुद्र में कैसे मिलेगा, ठीक है, वो नदी बहेगा नहीं तो पेड़ कैसे उगेंगे, सिविलाइजेशन कैसे जन्मेंगी। तो भाई अच्छी बात है, जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन नदी का बहना तो जरूरी है ना जी। तो यही जो नदी का बहना है, ये जो नदी का बहना हो रहा है, ये एक्चुअली किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यही जो नदी का बहना है, यही मेरा क्या कहला रहा है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि फ्लूइड इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली, फ्लूइड का कंटिन्यूअस फ्लो होना क्या वहां पर क्या है भाई, जरूरी है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं इसको टेक्निकल वे में समझाऊं, तो टेक्निकल वे में मैं इसको ये समझा सकता हूं कि भाई कंटिन्यूटी इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जो कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लो रेट को डिफाइन करता है, ठीक है। अब इसको अगर मैं इन टर्म्स ऑफ डायग्राम अगर मैं समझना चाहूं तो कैसे समझूंगा, चलो इसको मैं इस टाइप से बना देता हूं। ये मेरा कोई भी एक कंट्रोल वॉल्यूम है, ये क्या है मेरा, कोई भी एक कंट्रोल वॉल्यूम है, मैं मान लेता हूं कि दिस इज अ कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यहां पर मेरा फ्लूइड है, यहां पर फ्लूइड मेरा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये मेरा फ्लूइड का इनलेट है, ठीक है, ये मेरा फ्लूइड का इनलेट है, और यहां पर क्या हो रहा है, मेरा फ्लूइड आउटलेट हो रहा है, ठीक है, यहां पर फ्लूइड मेरा आउटलेट हो रहा है। ये एरिया A1 है, यहां पर मैं मान के चलता हूं ये एरिया A2 है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी मैं बता देता हूं, ये मेरा डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, ठीक है, ये क्या है मेरा डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये मेरा डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, मतलब फ्लूइड मेरा यहां से एंटर कर रहा है, यहां से आउटलेट कर रहा है, मतलब ये मेरा इनलेट है, ये मेरा इनलेट है, और ये मेरा क्या है, आउटलेट है, ठीक है। अब यहां पर समझिए ध्यान से, यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर कुछ वेलोसिटी होगी, चलिए मैं मान लेता हूं ये वेलोसिटी v1 है, और यहां पर मेरी वेलोसिटी क्या है, v2 है, ओके, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। मैं मान लेता हूं ये लेंथ L1 है, और ये लेंथ आपके यहां पर कितनी है, L2 है, चलिए ये भी बहुत बढ़िया बात है, ओके। नाउ अगर मैं यहां पर कहता हूं कि मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन को डिफाइन करना चाहता हूं फॉर 1 डायमेंशनल फ्लो, अगर मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन को डिफाइन करना चाहता हूं 1 डायमेंशनल फ्लो के लिए, तो उसके लिए ये एक मेरा बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। अब यहां पर मैंने क्या बोला है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट का मतलब यह होता है कि मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड पर सेकंड, यानी कि मास फ्लो रेट का मतलब यह होता है मास फ्लो रेट, इसी को मैं कंजर्व करना चाह रहा हूं। अगर मैं इसको कंजर्व करना चाहता हूं तो इसका मतलब यह होता है मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड पर यूनिट टाइम, फ्लोइंग फ्लूइड पर यूनिट टाइम, या फिर रेट ऑफ मास फ्लो रेट, यानी रेट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड पर यूनिट टाइम। अब इसको मैं किससे डिफाइन करता हूं, इसको मैं m डॉट से डिफाइन करता हूं। इसको देखिए, मास को हम किससे डिफाइन करते हैं, m से, लेकिन मास फ्लो रेट होता है उसको हम किससे डिफाइन करते हैं, उसको हम m डॉट से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि यहां एट इनलेट पर उसका कुछ m1 डॉट होगा, और यहां आउटलेट पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ये m2 डॉट है। तो अगर मैं यहां पर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाऊंगा, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पर लिख सकता हूं कि भाई m1 डॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, मेरा m2 डॉट होना चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर मैं एकदम टेक्निकल भाषा में कहूं, तो m1 डॉट माइनस m2 डॉट ये क्या हो जाएगा, m डॉट फॉर कंट्रोल वॉल्यूम। एक्चुअली में ना ये मेरा मेन इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है। बट इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा, इतना डिटेल में क्यों नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पर क्या है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन है, और यहां पर मेरा ये क्या है, स्टेडी फ्लो हो रहा है। चलो भाई इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं आप लोगों के लिए, स्टेडी फ्लो हो रहा है। अगर मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन को मान के चलूंगा तो दिस विल बी द मेन करेक्ट इक्वेशन, बट मैं यहां पर क्या मानना चाह रहा हूं, मैं यहां पर ये बोल रहा हूं भाई स्टेडी फ्लो है, तो स्टेडी फ्लो में क्या हो जाएगा, ये पैरामीटर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वहां से डायरेक्ट क्या आ जाएगा, m1 डॉट माइनस m2 डॉट इज इक्वल टू 0, तो वहां पर क्या हो जाएगा, m1 डॉट इज इक्वल टू m2 डॉट, ठीक है। लो भाई ये आ गया। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अब
अब यहां पर मैं ये m1 डॉट और m2 डॉट की वैल्यू को मैं लिखना चाहता हूं। मैंने अभी बताया m1 क्या है, मास फ्लो रेट है या फिर रेट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड है ना, या फिर मैं कह सकता हूं मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड पर सेकंड। तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूंगा तो यहां पर मास क्या होता है, मास होता है आपका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही आपका होता है। लेकिन यहां पर क्या m1 डॉट है यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो मैं m डॉट को क्या लिख सकता हूं, m डॉट को मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ρ1 इंटू वॉल्यूम यानी कि v1 अपॉन T1 इज इक्वल टू ρ2 इंटू V2 अपॉन T2। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम मैंने यहां पर T1 लिख दिया और यहां पर मैं मान लेता हूं कि इंस्टेंट ऑफ टाइम वो क्या है, T2। अब यहां पर वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं, अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका एरिया इंटू लेंथ, यही होगा, यही होगा कि नहीं, एरिया इंटू लेंथ ही तो होगा। तो चलो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा, ρ1 इंटू A1 इंटू L1 अपॉन T1 इज इक्वल टू ρ2 इंटू वॉल्यूम 2 V2 के लिए अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, एरिया 2 इंटू L2, ये वाली लेंथ, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो चलो इसको भी मैं ऊपर लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा, A2 इंटू L2 अपॉन T2। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट L अपॉन टी। ठीक है, L क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहलाता है, आपका वेलोसिटी कहलाता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, रो A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2। यही जो इक्वेशन होता है ना फ्रेंड्स आप लोगों का, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल फ्लो होता है। क्या होता है ये जो मेरा होता है, ये होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, यही मेरा क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, अगर मैं इस फॉर्मूला को लेकर चलूं तो ये इस फॉर्मूला में मैंने ये पहले से अज्यूम कर लिया है कि यहां पर आपका कुछ ना कुछ स्टेडी फ्लो है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर बोलूं कि अगर आपका फ्लो कंप्रेसिबल है, सॉरी इनकंप्रेसिबल है, अगर आपका फ्लो इनकंप्रेसिबल है, इनकंप्रेसिबल, ठीक है, अगर आपका फ्लो इनकंप्रेसिबल है तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से जो रो यानी कि जो डेंसिटी, मास डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर जो मास डेंसिटी हो जाएगी ये फ्लो के दौरान क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर ये फ्लो के दौरान कांस्टेंट हो रही है तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मेरे पास फॉर्मूला क्या था, रो A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2। इसका मतलब क्या था कि यहां पर ρ1 किसके बराबर हो जाएगा, ρ2 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको काट देता हूं, तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बचेगा वो क्या हो जाएगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को धड़ल्ले से यूज करने लग जाते हैं, भड़का भगवान। तब जैसे ही आता है ना कि आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन, एक तो फटाक से यूज करने लग जाते हैं। देखिए ये इक्वेशन सही है, बट एक्चुअली में ये इक्वेशन वैलिड तब है जब आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन स्टेडी एंड इनकंप्रेसिबल है। लेकिन अगर मैं सिर्फ स्टेडी फ्लो की बात कर रहा हूं तो वहां पर आपका ये वाला जो इक्वेशन है फॉर वन डायमेंशनल फ्लो, यही ज्यादा सही है और इसी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे अनटिल एंड अनलेस वहां पर इनकंप्रेसिबल फ्लो की बात की गई हो। ठीक है, तो ये रहा एक कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी इक्वेशन का। अभी कंटिन्यूटी इक्वेशन का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है, बट टाइम यहां पे लगभग हो गया है। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जो अगला कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं वो कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर थ्री डायमेंशनल फ्लो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जो वेक्टर फॉर्म में उसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी मैं क्या करूंगा यहां पर आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं, खतरनाक है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वो कोई फॉर्मूला बेस्ड चीज नहीं है, वहां पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड रोटेशनल कंपोनेंट ऑफ फ्लो एनालिसिस को भी हम बहुत अच्छे से वहां पर क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए,
ओके, बेल आइकन को दबा दो जितने भी मैकेनिकल एंड सिविल वाले हो, क्योंकि मैं जो ये आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और जब मैं लाइव सेशंस लूंगा आप लोगों के, तो जैसे जो टेस्ट मैं आप लोगों के लिए लेने वाला हूं, जो टेस्ट मैं एफएम का लूंगा, उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वो सबके लिए भी मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा, ठीक है। तो होपफुली उसमें उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और कैसी आप लोगों को लग रहा है लेक्चर, आप अपना फीडबैक दीजिए, आप अपना कमेंट करिए, उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरे लेक्चर कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशन फ्लो, और उसके बाद हम लोग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस को भी यहां पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।